हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं हमारे बैंकिंग और स्टैटिस्टिक्स से जुड़े हुए सवाल जो कि पूछे गए थे जून 2025 यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप आगे सवालों में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आइए फटाफट से चलते हैं अपने सवालों की तरफ। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं जी अपकमिंग यूजीसी नेट दिसंबर 25 और जून 26 कॉमर्स और मैनेजमेंट एग्जामिनेशन के लिए, तो एवर स्टडी क्लासेस के जो कोर्सेज हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं जी। इन कोर्सेज का डेमो और प्रीव्यू आप हमारी ऐप और वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिगार्ड टू मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। देखो जी, अगर आप ओरिजिन चेंज कर रहे हो, कुछ प्लस माइनस कर रहे हो सभी में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट अगर आप कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो तो फर्क पड़ जाता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाता है फॉल्स, गलत हो जाता है। सेकंड, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, ये वाला तो सही है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला है एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12 का अंडर रूट, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन पॉइंट नंबर सी बिल्कुल सही है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर माइनस 1 बाय 6 का अंडर रूट, नहीं, ये तो गलत है क्योंकि सी वाला सही है। फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 0.8 ऑफ द मीन डेविएशन। देखो जी, अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन का रिलेशन यहाँ पे काम नहीं करता है। ये जो रिलेशन आपको दे रखा है ये बेसिकली आपकी सिमेट्रिकल या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में काम करता है, और इसीलिए ई वाला पॉइंट भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। करेक्ट हमारे पास बी और सी ही बचते हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 का यहाँ पे बनेगा। चलिए, यहाँ पे सवाल आपका मैच द फॉलोइंग का है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको दे रखे हैं। लिस्ट 1 में आपके कुछ रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस हैं और लिस्ट 2 में उनके फॉर्मूला हैं। सबसे पहले कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, और अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो आपका आंसर बन जाएगा। और इसका जो मैचिंग है वो प्यारे दोस्तों आपको पता होगा, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपका कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है। ए को 4 से मैच किया, आंसर यहीं पे ऑप्शन नंबर 2 का बन जाता है। इसके अलावा जो आपका बाउली कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो आपका क्वार्टाइल्स पे बेस्ड है, तो Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1, ये आपका बाउली कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है। केली कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की बात करते हैं तो परसेंटाइल या डिसाइल पे बेस्ड है ये आपका। इसमें P90 प्लस P10 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय P90 माइनस P10 आप करते हैं। और लास्ट में मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बचता है, तो इसमें थर्ड और सेकंड मूवमेंट के बेसिस पे आप अपना कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाल सकते हैं। तो डी आपका 1 से मैच हो जाएगा, और आपकी जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 की यहाँ पे रहेगी। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट की कौन सी प्रॉपर्टीज है वो आपको बतानी है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैव द सेम साइन। तो जी, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का और जो दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट है bxy और byx, इन सब का सेम साइन रहता है, ये बात बिल्कुल सच्ची है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। देखो जी, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का ज्योमेट्रिक मीन है, ना कि हार्मोनिक मीन। तो सेकंड वाली तो गलत हो जाती है। इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी मतलब ग्रेटर देन 1, अदर मस्ट आल्सो बी ग्रेटर देन यूनिटी। जनाब, ऐसा तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर एक मोर देन 1 है तो दूसरे को लेस देन 1 होना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करके आप कोरिलेशन निकाल रहे हैं, और कोरिलेशन की वैल्यू कभी एक से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो सी वाला तो गलत है। इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी, अदर मस्ट बी लेस देन यूनिटी, ये वाली बात बिल्कुल सच्ची है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। तो बिल्कुल, अगर कुछ प्लस माइनस कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मल्टीप्लाई डिवाइड से फर्क इनको पड़ जाता है, ये वाली बात भी सही है। तो हमारे पास ए, डी और ई सही स्टेटमेंट्स बनती हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का प्यारे दोस्तों बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपके पास सवाल है, if a random variable x follows a Poisson distribution such that px is equal to 1 is equal to 4px is equal to 2, the variance of x is going to be, वो आपको बतानी है। देखो जी, Poisson distribution का फॉर्मूला होता है e to the power
माइनस m टू द पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। अब जनाब यहाँ पे हमें x की वैल्यू बता रखी है कि ये आपकी 1 है, और दो पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में रिलेशन भी दे रखा है, एक x इज इक्वल टू 1 वाला, दूसरा x इज इक्वल टू 2 वाला। तो अगर मैं x की वैल्यू एक बार 1 डालूं, m टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, ये बराबर है किसके, 4 टाइम्स x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 डालते हैं, m टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो जनाब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। e टू द पावर माइनस m तो आप दोनों तरफ से काट ही दीजिए, ये आपके पास बचा m इज इक्वल टू 4 m स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। तो ये बेसिकली आपके पास क्या बना, m इज इक्वल टू 2m स्क्वेयर, एक m तो यहां से आप काट ही दीजिए। तो ये बेसिकली आपके पास क्या बना, m इज इक्वल टू 1/2 आपके पास यहाँ पे बनेगा, यानी कि मीन हमारा 1/2 होगा। और पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन, स्टैंडर्ड मीन और वेरिएंस जो है वो दोनों आपके बराबर होते हैं, और मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं, इसीलिए आपका वेरिएंस भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1/2 का ही बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे आपके पास सवाल है, व्हाट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स whose arithmetic mean and geometric mean are 30 and 24 respectively। तो जनाब आपको एम्पिरिकल रिलेशन तो पता होगा, am, gm और hm का। ये रिलेशन आपका कहता है कि gm का स्क्वायर इज इक्वल टू am इंटू hm। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं और अपना हार्मोनिक मीन निकालते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन हमें दे रखा है 24, तो 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन जो कि 30 है इंटू हार्मोनिक मीन। तो 24 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो प्यारे दोस्तों ये आपका 576 निकलेगा, डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन। और जनाब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना बनेगा, ये आपका 19.2 बनेगा हार्मोनिक मीन। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपको जो पॉइंट्स दे रखे हैं, टू टेल्स ऑफ अ नॉर्मल कर्व एक्सटेंड टू इंफिनिटी इन बोथ द डायरेक्शंस एंड नेवर टच द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो आपका नॉर्मल कर्व कुछ इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमने बनाया और ये ऊपर यहाँ पे हमारे पास कर्व बन गया। तो ये दोनों तरफ इन्फिनाइटली एक्सटेंड करता है और एक्स एक्सिस को बिल्कुल भी टच यहाँ पे नहीं करता है। नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिकल अराउंड दी वर्टिकल लाइन। तो अगर मैं बीच में एक वर्टिकल लाइन लगा दूं तो दोनों तरफ जो कर्व है वो एक जैसा है, सिमेट्रिकल है। वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड आर इक्वल। तो बिल्कुल तीनों की वैल्यू यहाँ पे आपको बराबर देखने को मिलती है, मीन, मीडियन और मोड की। मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल। नहीं जी, वेरिएंस की वैल्यू अलग होगी, मीन के बराबर नहीं होगी। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर इक्वल। तो ये दोनों भी इक्वल नहीं होंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस आपका अलग हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे ए, बी और सी तो करेक्ट हो जाएंगे, डी और ई करेक्ट नहीं है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन के कौन से मेथड्स हैं वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। मीडियन, मीन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज। अब जो मीडियन और मीन आपको दे रखे हैं, दे आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये आपके सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स हैं। जो आपका मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और जो आपका रेंज है, ये आपके डिस्पर्शन के मेजर हैं। इसके अंदर क्वार्टाइल डेविएशन भी कई बार इंक्लूड हो जाता है। तो ये आपके डिस्पर्शन से जुड़े हुए हैं। ये आपको बताते हैं कि आपके डाटा का जो सेंट्रल वैल्यू है वो बाकी वैल्यू से कितना दूर है, कितना डिस्पर्स्ड है। तो करेक्ट आंसर में यहाँ पे हमारे पास सी, डी और ई आएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा। चलिए, यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है वो आपको यहाँ पे बताना है। देखो, ऊपर ऊपर से सवाल को देखोगे तो आपको लगेगा यार सवाल इतना छोटा सा क्यों है, कुछ मिसिंग तो नहीं है इस सवाल में। पर इस सवाल में कुछ भी मिसिंग नहीं है। देखो, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की कुछ वैल्यूज दे रखे हैं। ये दोनों बेसिकली आपके पास क्या है, रिग्रेशन के कॉफिशिएंट है। ये जो रिग्रेशन के कॉफिशिएंट्स है ना प्यारे दोस्तों, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी आपने बहुत बार पढ़ी होगी कि अगर आप बी वाई एक्स और बी एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके इनका अंडर रूट कर दो तो आपका कोरिलेशन कॉफिशिएंट निकल कर आ जाता है। ऐसी ही कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी इनकी ये है कि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, इसमें से एक की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो दूसरे की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप अगर इन दोनों की वैल्यू मोर देन 1 कर दोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो भी मोर देन 1 हो जाएगा। और कोरिलेशन आप जानते हैं कभी भी ग्रेटर देन 1 तो हो ही नहीं सकता, कोरिलेशन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है। एंड फॉर दिस रीजन
यहाँ पे जिस ऑप्शन में BYX और BXY दोनों 1 से ज्यादा हैं वो वाली आपकी गलत हो जाएगी। पहले में दोनों 1 से कम है तो कोरिलेशन भी 1 से कम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाले में दोनों 1 से ज्यादा हैं और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकालेंगे तो 1 से ज्यादा आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर कोरिलेशन, और इसीलिए यही इनकरेक्ट यहाँ पे हमारा बनेगा। थर्ड में एक ज्यादा है तो दूसरा कम है, और फोर्थ में भी एक कम है दूसरा ज्यादा है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे बनेगा। चलिए यहाँ पे हमारे पास सवाल है मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको दे रखी है। लिस्ट 1 में कुछ डिस्क्रिप्शन है और लिस्ट 2 में कुछ टर्म्स हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ सक्सेस एंड फेलियर रिमेन कांस्टेंट, ये किसकी प्रॉपर्टी है, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है? तो प्यारे दोस्तों, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी रहती है कि इसके अंदर आपकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की और फेलियर की कांस्टेंट रहती है। आप जितने मर्जी ट्रायल यहाँ पे कर लो, कोई फर्क यहाँ पे पड़ता नहीं है। सक्सेस और फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी होती है और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को क्यू से डिनोट करते हैं, तो ये आपकी हर ट्रायल में कांस्टेंट ही रहने वाली है। तो ए आपका 1 से मैच यहाँ पे होना चाहिए। द मीन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इनमें से कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी हो सकता है? देखो बायनोमियल और पॉइसन में तो आपका जो मीन है अगर आपने कैलकुलेट किया तो आप देखेंगे कि वो पॉजिटिव ही रहता है। बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कई केसेस में हो सकता है आपका मीन नेगेटिव भी चला जाए, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ही हमें देखने को मिलती है। तो A1 और B3 के साथ अगर हम मैचिंग कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर 1 की तरफ हम यहां पे बढ़ रहे हैं। सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1, इसको मैच करना है एक तो, और दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन आउटकम। अब यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी का अगर आप सम करेंगे सभी का तो वो 1 ही होता है, और ये बेसिकली हम जो यूज करते हैं ये यूज करते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। हम देखते हैं कि एक रैंडम वेरिएबल की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। जैसे हमने कहा है कि इसकी वैल्यू 1, 2 और 3 हो सकती है और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3, 0.5 और 0.2 हो सकती है। तो इसका टोटल आप करेंगे तो इट इज गोइंग टू कम आउट टू 1। तो ऐसा कई किताबों में आपको देखने को लिखा हुआ मिलेगा, और इस तरीके से हम एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं किसी रैंडम वेरिएबल की, और यहाँ पे आप देखते हैं कि सम 1 ही आ रहा है, तो सी हमारा 4 से मैच हो सकता है इससे। और अगर हम बात करें हमारे पास डी जो बच रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन आउटकम, इसे मैच करना होगा पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन से। तो बेसिकली जो पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ रेयर अकरेंसेज और रेयर आउटकम से ही डील करती है। जैसे हम बात करते हैं कि एक रोड पे एक्सीडेंट होने के क्या चांसेस हैं, एक किताब में स्पेलिंग मिस्टेक होने के क्या चांसेस हैं, तो बहुत ही कम आपकी जो रेयर पॉसिबिलिटी होती है अकरेंस की, तो वहां पे ये पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप डी से कुछ कुछ मैच यहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि जो पॉइंट्स यहाँ पे बना रखे हैं इसमें थोड़ा सा एम्बिग्यूटी जरूर छोड़ा गया आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट अगर आपने ए और बी बना लिए तो आप आसानी से अपना आंसर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे चूज कर सकते हो। चलिए तो यहाँ पे सवाल है मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें दे रखे हैं जी। लिस्ट 1 में कुछ टर्म्स हैं और लिस्ट 2 में एक्सप्लेनेशन है। लिस्ट 1 की पहली टर्म है जी नॉस्ट्रो अकाउंट और दूसरी है वॉस्ट्रो अकाउंट। देखो आपकी 3 टर्म्स रहती हैं, नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो और लोरो। ये टर्म्स के मीनिंग आपको क्लियर होने चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। देखो नॉस्ट्रो की अगर हम बात करते हैं तो नॉस्ट्रो का मतलब होता है हमारा अकाउंट, यानी कि एक इंडियन बैंक का अकाउंट किसी फॉरेन बैंक के साथ फॉरेन करेंसी में। तो यहाँ पे अगर आप ये सेकंड पॉइंट देखेंगे, इंडियन बैंक्स स्विस फ्रैंक अकाउंट विद अ बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, तो ये आपका नॉस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा, हमारा अकाउंट विदेशी बैंक के साथ विदेशी मुद्रा में, विदेशी करेंसी में। वॉस्ट्रो अकाउंट, वॉस्ट्रो का मतलब होता है उनका अकाउंट, देयर अकाउंट, यानी कि फॉरेन बैंक का हमारे डोमेस्टिक बैंक में हमारी करेंसी में अकाउंट, अकाउंट हेल्ड बाय अ फॉरेन बैंक विद अ लोकल बैंक। बिड की बात करें तो बिड का बेसिकली मतलब होता है बाइंग रेट, तो ये वो प्राइस है जिसमें आपका जो डीलर है इज विलिंग टू बाय अनदर करेंसी। और ऑफर की बात करें, ये वो प्राइस है जिसमें आपका डीलर इज विलिंग टू सेल अनदर करेंसी। ये दोनों प्राइस अलग अलग होते हैं। जो आपके डीलर्स होते हैं, आप उनसे फॉरेन करेंसी खरीदने जाएंगे तो वो आपको रेट कुछ इस तरीके का देंगे। जैसे आपने कहा कि मैंने डॉलर खरीदना है, तो उन्होंने कहा कि रेट रहेगा 74.5। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आपसे खरीदूंगा तो 74 में खरीदूंगा, बट अगर मैं बेचूंगा तो 74.5 में बेचूंगा। तो ये बिड और ऑफर के रेट जो हैं, बाइंग और सेलिंग के रेट जो हैं, वो अलग अलग होते हैं। इनके बीच का डिफरेंस ही आपके डीलर का मार्जिन होता है, और इसीलिए यहाँ पे जो मैचिंग बनने वाली है वो बनने वाली है ऑप्शन नंबर 2 की। चलिए तो यहाँ पे सवाल है जी, एन अनसिक्योर्ड short term promissory note negotiable and transferable by endorsement and delivery
with a fixed maturity period issued at a discount by credit-worthy corporates, primary dealers, and all India financial institutions is known as. ऑप्शन है ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और रेपो। देखो यहाँ पे जो कीवर्ड्स है ना, एक आपका अनसिक्योर्ड है और एक आपका ये क्रेडिट वर्दी कॉर्पोरेट है, और इसी से आंसर पता लग जाना चाहिए। ये सारे आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सारे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बट इनमें से जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं क्रेडिट वर्दी कॉर्पोरेट्स अनसिक्योर्ड मैनर में फंड्स रेज कर लेते हैं कमर्शियल पेपर के थ्रू। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे बनेगा। देखो वैसे भी ट्रेजरी बिल कॉर्पोरेट तो इशू करेंगे नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही इशू करते हैं, और रेपो, रिवर्स रेपो ये भी बैंकिंग से जुड़ी हुई टर्म्स है। तो जो कॉर्पोरेट्स हैं वो बेसिकली कमर्शियल पेपर्स का ही इस्तेमाल करते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। A term loan becomes non-performing asset NPA if its interest and or installment of principal remains overdue for a period of more than। देखो एक लोन एनपीए कब बन जाता है, जब आपका इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है वो आपका ओवरड्यू रहे फॉर मोर देन 90 डेज। ये 90 डेज का क्राइटेरिया रहता है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बनने। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। तो कौन सा पहले बना और कौन सा बाद में बना, इस ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। देखो इनमें से आपका जो सबसे पहले बना था वो बना था आईएफसीआई, 1948 में बना था। इसके बाद आपका जो बना था वो आईडीबीआई 1964 के अंदर प्यारे दोस्तों बना था। इसके बाद हमारा नाबार्ड 1982 में बना था, और सिडबी सबसे लास्ट में 1990 में बना था। तो करेक्ट ऑर्डर अगर हम बनाएंगे तो दैट इज गोइंग टू बी ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर। जो हमारा एसबीआई है कौन से साल में एग्जिस्टेंस में आया ये पूछा जा रहा है। देखो जी एसबीआई बना था 1955 में। इससे पहले इसका जो नाम हुआ करता था वो था इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक जानते हैं कब बना था, ये बना था 1921 में। आपके जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स थे, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास वाले, उनको मर्ज करके यहाँ पे इंपीरियल बैंक 1921 में बना, और इसे फाइनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया 1955 के अंदर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का यहाँ पे बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों अभी यहाँ पे सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द माइलस्टोन अचीव्ड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अब ये सवाल के अंदर ना थोड़ा सा डीप जाकर आपकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है जो शायद सबको नहीं पता होगी। देखो अगर आप इन सभी को पढ़ेंगे तो शायद आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इन चीजों में सबसे पहले आपके पास निफ्टी बना होगा। देखो एनएसई बना, और एनएसई का जो मेन इंडेक्स है वो निफ्टी है, तो निफ्टी सबसे पहले बना होगा। स्टैंडर्ड एंड पुअर निफ्टी जो है वो सबसे पहले बना होगा, ये अंदाजा आप लगा सकते हो। देखो 1996 में आपका जो निफ्टी है वो यहाँ पे बन चुका था, और यही सबसे पहले आएगा। आंसर ऑप्शन 3 या 4 में से होगा, तो आप इस तरीके से 3 या 4 में से कोई गेस वर्क लेना चाहो तो जरूर ले सकते हो। फिलहाल अगर हम आंसर की तरफ बढ़े तो यहाँ पे इसके आगे हमारे पास डेरिवेटिव ट्रेडिंग की शुरुआत हुई। पहले आपकी फ्यूचर में हुई और फिर आपकी ऑप्शंस के अंदर हुई थी, तो ये आपका पहले आएगा और फिर ये आपका बाद में आएगा। फिर आपकी सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग स्कीम जो है वो आई थी 2007-8 के अंदर, और लास्ट में आपका म्यूचुअल फंड सर्विस सिस्टम जो है वो शुरू हुआ था जी 2008-9 के अंदर। लास्ट में आपका ये आता है, और अगर आप मैचिंग बनाएंगे यहाँ पे तो मैचिंग आपकी ऑप्शन नंबर 4 की यहाँ पे बनेगी। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की हमारी चर्चा यूजीसी नेट 2025 जून एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर सवालों के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।